स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी विदेश यात्रा पे क्यों गए, जबकि लोगों को कह गए थे कि वो विदेश यात्रा ना करें या कम करें, उस विवाद को मैं छोड़ देता हूं। यहां मसला दूसरा है। जब वो नॉर्डिक देशों यानी कॉन्टिनेंटल यूरोप में जो नॉर्डिक देशों की यात्रा पे गए, क्योंकि उन्हें वहां एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना है, तो उन्होंने वहां के पत्रकारों से बातचीत करने से इनकार कर दिया। वहां के पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया उन्होंने। यहां तक कि जब नॉर्डिक देश के मुखिया इकट्ठा हुए, तो उन्होंने तो पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया उसी जगह जहां मोदी जी भी मौजूद थे, लेकिन मोदी जी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इस पर एक प्रधानमंत्री ने, जिन जो स्टोर हैं, नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। वो वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाकी तो इस विषय पर जगह जगह चर्चा हो ही रही है, क्योंकि ये बिल्कुल नया पहलू है, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम लोगों के यहाँ परंपरा अलग तरह की है, यानी नॉर्डिक देशों में परंपरा अलग तरीके की है। जो मेरे नॉर्डिक कोलीग्स हैं, हमारे दूसरे स्वीडन के और डेनमार्क के, इन सबके जो प्रधानमंत्री हैं, ये पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन मोदी जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए, क्योंकि वो एक भिन्न परंपरा से आते हैं और उन्हें ही तय करना है कि वो इस समस्या का हल कैसे करें। जाहिर है कि मोदी जी उनके अतिथि थे, वो इससे ज्यादा सख्त बातें तो मोदी जी से नहीं कह सकते थे। जितनी सख्त बातें करनी थी तो उस पत्रकार ने कर ली, उस महिला पत्रकार ने, जिसके सवालों का जवाब देने से मोदी जी ने इनकार किया। और फिर हालत यह है कि भारत के कई पत्रकार जो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, और एक पत्रकार महोदय तो रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल तक जा चुके हैं, लेकिन उनको आज बहुत बड़े पद पे दूरदर्शन में बैठाया हुआ है। एक पत्रकार महोदय जो हैं, जिनको लगातार जब तक वो पत्रकार रहे, वो आरएसएस का एजेंडा लागू करते। हर आदमी जानता था कि वही हर जगह इनको नियुक्त कराते हैं, और फिर बाद में उन्हें एक विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया। ये सब लोग उस महिला पत्रकार के पीछे पड़े हुए हैं। यहां तक कि महिला पत्रकार की बिक्री लगी हुई तस्वीरें प्रदर्शित की जा रही हैं और उसमें लिखा जा रहा है रियल एक्सपोजर। मतलब ये तो हालत है यहाँ पे। और यही है क्या वो परंपरा जिसका मोदी जी पालन कर रहे हैं वहां पर, या मोदी जी किसी भिन्न परंपरा से आते हैं? वो परंपरा कौन सी, ये क्या है, ये मैं चाहता हूं कि आप बताएं। हमारी परंपरा नॉर्डिक देशों से अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और पत्रकार की स्वतंत्रता और पत्रकार के कर्तव्य के मामले में किस मायने में भिन्न है? ऐसा है अभय जी कि जिन पत्रकारों की आप हमारे देश के पत्रकारों की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो नए मापदंड स्थापित किए हैं पत्रकारिता के जी। और वो मापदंड जो हैं, वो दंड से बचने के लिए मापदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने अवार्ड के लिए किए हैं, सरकारी अवार्ड के लिए किए हैं, गवर्नमेंट पैट्रनेज के लिए किए हैं। सन 2002 में दंगों के दौरान गुजरात के, मैं माननीय मुख्यमंत्री जब गुजरात के, माननीय जो आज के दिन प्रधानमंत्री हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया गुरु गांधीनगर में। और उसी दौरान हमारे बाद ही आसपास वो बीबीसी का वो इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था, जिसमें कि उनसे पूछा गया कि कुड यू हैव डन सर्टेन थिंग्स डिफरेंटली, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को मीडिया को हैंडल करना नहीं आया, सो आई हैव टू हैंडल द मीडिया डिफरेंटली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ, ऐसी तरह मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट कोट्स नहीं। और मैंने जो इंटरव्यू किया था उसमें उसकी कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई उस समय की। जी 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 जी। और ये अर्ली मार्च का इंटरव्यू है। फरवरी 28 को शुरू हुए थे दंगे वहां पर 2002। तो इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन में एक इंटरव्यू छपा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये दंगों के संदर्भ में कोट किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री को। तो उसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो न्यूटन
का नाम भी नहीं लिया जब तक मैंने स्कूल छोड़ा है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सबके बराबर के अधिकार है। मैंने फौज बुलाने में कोई देर नहीं की। मैंने फायरिंग के ऑर्डर किए स्टेशन पे ही, गोधरा का जो कांड हुआ था उसके बाद ही तो दंगे हुए थे। तो उन्होंने डिटेल में इंटरव्यू दिया और माननीय प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू देने के बाद मुझे कहा कि देखो विनोद, मैं जानता हूं कि तुम मेरी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हो, फिर भी मैंने तुमसे बात की है। तो मैंने कहा माननीय नरेंद्र भाई, इसी को लोकतंत्र कहते हैं, स्नेह आप बनाए रखें। देखिए, मेरा वो इंप्रेशन इनका अलग था, जुदा। और मैं समझता हूं कि ये सवालों का जवाब देने में सक्षम है, लेकिन इन्होंने फैसला ले लिया है कि मैंने पत्रकारों को जनता के समक्ष जवाब नहीं देना है, मैंने अब जवाबदेह नहीं बनाना है अपने आप। और कल जो उस टीवी चैनल पे इंटरव्यू हुआ, तो शुक्र है कि वो राजदीप ने नहीं किया, वो किसी और महिला पत्रकार ने किया। वो जो 3 लोगों को बिठा के एक ही आर्गुमेंट तीनों दे रहे थे और वो स्वयं भी दे रही थी, क्योंकि राजदीप को तो बस के फ्लोर पे बिठा के बात की थी इन्होंने। क्या? बस चलती हुई बस के फ्लोर पे बिठा के इंटरव्यू दिया था, याद है आपको कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है मैं कहने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, he feels very badly wronged by the media during the गुजरात राइट्स। उनका अपना, मुझे ये पक्ष लगता है कि ये पक्ष है उनका, कि जो उनके साथ उस दौरान हुआ वो सही नहीं हुआ। मतलब गुजरात में 2002 की हिंसा हुई थी, उस जमाने से ही वो मीडिया से नाराज है, मतलब बिल्कुल। और उस जमाने से ही आपको याद है कि करण थापर के साथ दोस्ती बनी रहे, वो वाला जो इंटरव्यू था वो उसी मध्य में टूटा जब वो सवाल पूछ रहे थे गुजरात के बारे में। तो माननीय प्रधानमंत्री, जो मुझे लगता है कि उनका ये मानना है कि मीडिया वाज नॉट फेयर टू हिम इन इट्स रिपोर्टेज ऑफ द गुजरात राइट्स ऑफ 2002। इट कैन बी आर्ग्यूड फॉर एंड अगेंस्ट, और बात सच है कि बहुत कमियां थी वहां पर गवर्नमेंटल रिस्पांस में, दंगों को रोकने में। और जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि 84 के बाद जो आर्गुमेंट कुछ कांग्रेसियों ने हमको दिया कि जो दंगे हुए उनको बोला गया कि दैट वाज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, वही आर्गुमेंट हमको 2002 के बाद कुछ बीजेपी के लोगों के बाद से सुनाई दिया, इट वाज अ पॉलिटिकल नेसेसिटी। और अब जो इनकी पॉलिसी है उससे तो साफ जाहिर है कि वो जो फर्स्ट रिस्पांस था, that was also perhaps the consistent response, the last response, वो एक अलग बहस है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या माननीय प्रधानमंत्री को पत्रकारों के जवाब देना चाहिए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? मेरी नजर में करनी चाहिए, और मैं यहाँ तक कहता हूं कि वो सक्षम है जवाब देने में। कोई भी प्रधानमंत्री अपनी भाषा में जवाब दे सकता है, कोई भी प्रधानमंत्री जवाब देने से पहले अपने स्टाफ से संदर्भ पूछ के जवाब दे सकता है, जैसे कि बजट की ब्रीफिंग पे निर्मला सीतारमण जी करती हैं। जो शिबी जॉर्ज जो बैठे हुए हैं, वो बगल में बैठ जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री के, और जो जायसवाल साहब हैं जो एमईए के स्पोक्समैन हैं वो बैठ जाते, फॉरेन सेक्रेटरी बैठ जाते, फॉरेन मिनिस्टर बैठ जाते। प्रधानमंत्री के पास तो अपार एडवाइस के साधन है। बिल्कुल। देखिए, पता नहीं किसकी एडवाइस ये दी जा रही है प्रधानमंत्री को, पर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री सवालों से सकुचाते नहीं हैं। अभी वो बता रही थी सीनियर पत्रकार की, ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं तो सब सवालों के जवाब देते हैं। तो भाई ऑफ द रिकॉर्ड जो क्यों देते हैं? आप हिंदी में दीजिए जवाब और ऑन रिकॉर्ड दीजिए।
या पहले से सवाल तय हो जाते हैं कि ये सवाल पूछेंगे, और जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग करते हैं वो ऑन द रिकॉर्ड करिए, और पूर्व निर्धारित कर लीजिए सवाल की यही सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड नहीं जाना चाहते, जिसपे मिसाल के तौर पे मैंने मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू किया था, लेकिन उसमें उन्होंने इंसिस्ट कहा कि मुझे पहले सवाल भेज दो अपने लिख के। तो उसमें उन्होंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। हमको इंटरव्यू चाहिए था, तो हम मान गए कि भैया ठीक है, आपने इनके जवाब तो नहीं देने। और तो देखिए, इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरव्यू इज अ फोरम दैट बिलोंग्स टू द इंटरव्यूई प्राइमरीली। इंटरव्यूअर की तो कला होती है कि भाई अगर वो कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप कैसे निकलवा लेते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री को हैकल तो नहीं कर सकते ना। आप उनको बाध्य नहीं कर सकते कि आप जवाब दीजिए इस पे। सिर्फ एक जो महिला पत्रकार नॉर्वेजियन, उससे एक गलती हुई कि शी अपीयर्ड टू बी, हेली लिन appeared to be heckling the prime minister. मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं। मतलब जिस तरह से बंगाल की जनता को दीदी और दीदी उचित नहीं लगा, मिजाज वही था। Why don't Mr. Prime Minister Modi, why don't you want to take question from the world's freest media? और फिर दूसरा सवाल उसका था कि why should we trust you? इनको पूछा, सीबी जॉर्ज को पूछा, और सीबी जॉर्ज को गुस्से की क्या जरूरत थी? सही बात है। सीबी जॉर्ज माइकल पिंटो नहीं बन सकते, और उनको कोई फिल्म भी नहीं बन सकती माइकल पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। और वो पत्रकार को बताने लगे कि भारत ने जीरो का आविष्कार किया। अरे भाई, ये सवाल तो ना पूछा गया था कि भारत की साइंटिफिक और मैथमेटिकल उपलब्धियां क्या हैं भारत की, सवाल तो ना पूछा गया था उनसे। अरे भैया, वो उनको जो मुंह में आया वो बोल रहे थे, and he was hectoring, not explaining, and he was being undiplomatic। वो फिर वहीं पर जो अपनी मस्कुलर डिप्लोमेसी है वो दिखा रहे थे। डिप्लोमेसी का हर स्वरूप अभय जी मस्कुलर नहीं है। डिप्लोमेसी का मेजर स्वरूप जो है वो परसुएसिव है। डिप्लोमेसी परसुएशन का दूसरा नाम है। डिप्लोमेसी एटिकेट का दूसरा नाम है। डिप्लोमेसी फिनिश का दूसरा नाम है। डिप्लोमेसी ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। जैसा कि जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मेयर, जब उनसे सवाल पूछा गया हेनरी किसिंजर के बारे में, और हेनरी किसिंजर वाज डूइंग सटल डिप्लोमेसी बिटवीन वेस्ट एशिया एंड इजराइल टू फोर्ज पीस, तो उनसे पूछा गया भाई हेनरी किसिंजर तो अपने आप को सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मानता है, फिर अमेरिकन मानता है, फिर आखिर में अपने आप को ज्यू मानता है, वो इन दैट ऑर्डर। तो कहती है इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस बिकॉज इन हिब्रू वी रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। दैट इज गोल्डा मेयर, दैट इज डिप्लोमेसी, दैट इज लीडरशिप। ये इनको कौन सिखाएगा भाई? मैं आपको बताऊं एक बात, ये हाल ही के बरसों में इस तरह की जुबानबाजी शुरू हुई है हमारे फॉरेन ऑफिस के द्वारा। क्या कभी इससे पहले किसी फॉरेन सेक्रेटरी को आपने ऐसे बोलते हुए सुना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये तो श्याम सरन को आपने ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? विदेश सेवा के शिवशंकर को ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? शिवशंकर मेनन को, वो सुन, निरुपमा जी तो हमारी स्पोक्समैन भी थी, चीन में हमारी एम्बेसडर भी थी, उनको कभी ऐसे बोलते हुए सुना है क्या? नहीं बोलते थे ऐसे। और एक एक वजन में उनका, एक एक शब्द में इतना इतना वजन होता था उनका। मिस्टर
मुझे याद है कि जो जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग की श्याम सरन ने, प्रेस ब्रीफिंग की श्याम सरन ने, इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया दोनों की, इस्लामाबाद में इकट्ठे, एंड ही स्वेप्ट द हाउस ऑफ स्पीच। जिस तरह से उन्होंने सवालों के जवाब दिए कभी आज तक नहीं हुआ कि, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से श्याम सरन फेस दैट, मैं आई विटनेस था, गजब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो फॉरेन सर्विस है वो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे लड़े, वहां पे खेले। मस्कुलर होने की कोई जरूरत नहीं है, सेरेब्रल होइए। मस्कुलर नहीं चाहिए, सेरेब्रल चाहिए। आपको अगर कोर्सिव डिप्लोमेसी करनी है उसकी और जगह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भवें सिकोड़ कर, आंखें दिखाकर जवाब देने से मस्कुलर डिप्लोमेसी नहीं होती है, वो बदतमीजी सही बात है जी। और मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड जान के यूज कर रहा हूं, क्योंकि जो शिबी जॉर्ज हैं वो सेक्रेटरी वेस्ट है, शायद 4 सेक्रेटरी हैं फॉरेन ऑफिस में, फॉरेन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ईस्ट, सेक्रेटरी वेस्ट एंड सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स। एक जमाने में तो यही 4 होते थे, कोई एक आध और ऐड हो गया तो बात अलग है, बट दे आर फुल सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनको इस स्वभाव में बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं था। हो सकता है पदोन्नति मिल जाए, देखिए वो बात तो अलग है, वो तो फिर हो जाए, वो बात तो अलग है फिर वो, लेकिन अभी तक क्योंकि इस तरह के परफॉर्मेंस तभी किए जाते हैं जबकि ब्राउनी पॉइंट मिलने की उम्मीद हो। भाई अभी तक हमारे निशिकांत जी को तो नहीं मिला कोई नया बड़ा ओहदा पद। लेकिन निशिकांत जी की औकात बीजेपी के सांसदों में नंबर 1 पे है। वो एक पहले से वो सरकारी तौर पे वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि वो संसद के अंदर जब बहस चल रही होती है तो दौड़ दौड़ के मंत्रियों के कानों में फुसफुसाते हैं और मंत्री उसी तरीके से बोलते हैं। वो भाई एक बात मतलब लाइट हार्टेडली कर दो। हाँ, मैं उनको बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, तो कभी कभी मैं उनको ढील भी दे देता हूँ। आफ्टर ऑल ब्राह्मण आदमी है, आप मेरी तरह, वो भी इसी लाइन पे चलते हैं। मैं आपको बात बताऊं कि आई डोंट एवर बिहेव एज अ ब्राह्मण, बिकॉज आई फील कि ब्राह्मण, मैं उन ब्राह्मण को जानता था, और मैं बिल्कुल कास्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ कास्टिस्ट पर्सन। मैं तो कई बार अपने आप को बड़ा मजाक भी उड़ा मेरा कि मैंने अपने आप को बोल दिया कि आई एम एन एक्सीडेंटल ब्राह्मण। मैं कोई एप्लीकेशन लिख के थोड़ी ब्राह्मण बनाऊं, ब्राह्मण माँ बाप के यहाँ पैदा हो गया, बन गया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जो हमने सीखा है, जो एक कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, मैंने हेमवती नंदन मोघवाणा से इसके बारे में बहुत सीखा। मैंने देवेंद्र द्विवेदी से इसके बारे में बहुत सीखा। मैं देवेंद्र द्विवेदी तो सॉलिसिटर जनरल से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, लेकिन उनकी जगह पे सरस्वती बस्ती थी, वो बड़े कानूनदान थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी उनको समझ थी। तो एक दिन वो बिग फाइट होती थी ना, बिग फाइट राजदीप सरदेसाई की, तो उसमें वो एनसीपी की तरफ से बोल रहे थे और 2 पत्रकार होते थे और एक एंकर होता था, वो था फॉर्मेट। तो मैंने ऑन लाइव शो में बोल दिया, मैंने कहा जी आपकी एनसीपी तो, इसका तो फुल फॉर्म होना चाहिए नो कमिटमेंट पार्टी। उस वक्त तो कुछ नहीं बोले, जवाब में उन्होंने कहा कि ये आपका परसेप्शन हो सकता है। लेकिन जब शो खत्म हो गया तो अभय जी मैंने उनसे डांट सुनी खड़े होकर, रिस्पेक्टफुली सुनी, क्योंकि उस आदमी के बारे में मेरे मन में अपार श्रद्धा और इज्जत थी, क्योंकि वो दानिशमंद आदमी था, इल्म वाला आदमी था, उससे हम सीखते थे। और हेमवती नंदन मोघवाणा, उसका दावा क्या होता था, इतने बरस राज किया है चीफ मिनिस्टर, नेम मी वन कम्युनल राइट एनीवेयर इन उत्तर प्रदेश मिस्टर शर्मा। वो भी कड़क आवाज में बात करते थे। और देखिए बात यह है कि
हर किसी जमात से, हर किसी कम्युनिटी से, हर किसी कास्ट से, कास्ट रिलीजियन से हम सीख सकते हैं। हमको बाबूजी से बहुत सीखने को मिला। बाबू जगजीवन राम के साथ इस मौसम में मैंने दौरे किए यूपी के, वेस्टर्न यूपी के, जब वो कांग्रेस जे चलाते थे। उनकी एक स्टैंडर्ड गाड़ी होती थी, एम्बेसडर की स्टैंडर्ड गाड़ी होती थी ना, वो आगे होती थी और उस पीछे हम एम्बेसडर गाड़ी में होते थे। और कभी कभी गुस्से में कुछ कह भी दिया करते थे कि उनकी गाड़ी एयर कंडीशन थी, हमारी तो नहीं थी। और एक बार वो जा रहे थे और हमें बहुत प्यास लगी हुई थी, तो सडनली वो गाड़ी आगे से थोड़ी स्लो हुई और वहां से एक हाथ निकला, तो एक डब्बा और एक पानी की बोतल थी, तो वो हमको पकड़ा दी। जिसका हाथ निकला उनके पिए होते थे और उन्होंने पकड़ा दी हमने, तो हमने वो पानी पिया और उसके बाद हम सब भूल गए। हमको मौका मिला उनसे बात करने का। ही हैड अ बैरिटोन, बहुत बड़ी आवाज। उनकी आवाज जो है अमिताभ बच्चन जैसी आवाज थी जगजीवन राम जी की। गजब का आदमी था, डांटता था, उनकी डांट भी सुनते थे हम, नंबूदरीपाद की भी सुनते थे, एमएस नंबूदरीपाद की। भैया हमने तो जयपाल रेड्डी से डांट सुनी है, मधु लिमय से सुनी है। अरे हम तो बड़े एक्सपीरियंस्ड डांट सुनने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन इन सब की हम अपार इज्जत करते थे। और मैं ये मानता हूं कि जो पंडितरी होती है वो सही में इल्म से संबंधित चीज है। सही बात। धर्म से, जात से नहीं है। और वो पंडितरी जो है वो हमारी डिप्लोमेसी को दुनिया को दिखाना चाहिए और सिखाना चाहिए, उसका इस्तेमाल कर कर, गुर्राना नहीं चाहिए। सही बात है। और अपने घर में ताली बजवाकर आप 3 महिलाओं को बिठाकर एक महिला पत्रकार को आप उसको रद्दी डिक्लेयर कर रहे हैं। यू आर ट्रैशिंग अ वुमेन जर्नलिस्ट, नॉर्वेजियन वुमेन जर्नलिस्ट। इट इज नॉट फेयर। आप नारी शक्ति क्या बात करते हो? इट्स अ ग्लोबल इशू, विमेन्स इमेंसिपेशन, देयर लीडरशिप फॉर द वर्ल्ड। आज एक इंटरव्यू, एक जॉइंट लेख छपा हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक महिला नेता के साथ, जॉर्जिया मेलानी और माननीय प्रधानमंत्री का एक जॉइंट लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ आज। जी जी। So it will be an interesting thought to ask Giorgia Meloni that what does she think of what transpired in Norway. Simple. कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था और उस पर 2 पत्रकार, एक तो विदेश में रहती हैं, बॉफर्स के जमाने में उनका बड़ा नाम था, और एक हमारे देश में रहती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खासी इज्जत है उनकी, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट बैट हैं, बहुत ज्यादा कॉशियसली वो बात करने के पक्ष में रहती हैं, तो आड़े वक्त में पोजीशन नहीं लेती खड़े होके। एनीवे, वो उनका अपना जाती मामला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जहां पर ये सवाल जवाब माननीय प्रधानमंत्री के साथ उस पत्रकार हेली लिंग ने किया, वो उस देश का नाम है नॉर्वे जी, और उसकी राजधानी है ओस्लो जी। और नॉर्वे जो है वो सीट है, नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करने की सीट है वो जी जी, जिसकी पार्लियामेंट का 5 मेंबरी कमेटी जो है नोबेल पीस डिसाइड करती है, नोबेल पीस प्राइज। बाकी नोबेल पीस प्राइज यहां नहीं डिसाइड होते, वो बाकी नोबेल पीस प्राइज स्वीडन में डिसाइड होते हैं, लेकिन यहां पर नोबेल पीस प्राइज डिसाइड होता है। यहाँ की जो पत्रकारिता है दुनिया में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे नंबर 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है। इसीलिए उस लड़की ने, हेली लिन ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कहा कि वुड यू नॉट लाइक टू स्पीक टू द फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड, फ्रीएस्ट प्रेस इन द वर्ल्ड। देखिए, बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री अपने टर्म्स पे
संवाद करते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कल जब एक चैनल पे मैं सुन रहा था तो वरिष्ठ महिला जो कह रही थी कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही लेनी चाहिए, जैसे बड़ा एहसान है। वैसे इस यहाँ पर जो हुआ नॉर्वे में, वहां पक्ष लेते हुए प्रधानमंत्री का आखिर में वो जो सेफ्टी कैवियट लगाते हैं वो कहा कि कम प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए, और वैसे जब ऑफ द रिकॉर्ड मिलते हैं पत्रकारों को तो सारे जवाब देते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड क्यों मिलते हैं भाई? एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट यू एंड अदर्स हु गो फॉर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स? बाकी लोग बाहर क्यों रखते हैं आप? ये गजब अजब मामला है। तो ये जो हुआ, हेली लिन ने जो उनसे सवाल पूछा वो नॉर्वेजियन परंपरा के अनुसार है, सही बात। वो नॉर्वे जिसने डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं मानी और उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, और उसकी जगह पे वो नॉर्वेजियन महिला को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दिया, जिसका आधा वो इनाम लेकर अपने गले में टांग कर घूम रहे हैं। कुछ लोगों की, कुछ देशों की परंपरा होती है, और वो परंपरा जो होती है वो सदियों से चली आ रही होती है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वेजियन कंट्रीज प्रोजेक्ट डेमोक्रेसीज में दुनिया भर में अपार डोनेशन देते हैं। ये अफगानिस्तान में प्रेस फ्रीडम के लिए डोनेशन देते थे, प्रोजेक्ट डेमोक्रेसी के लिए साउथ एशिया में और जगह पे ये पैसा देते थे। और ये कोई एजेंडा नहीं होता था इनके। बहुत जो एक कंडीशनैलिटीज होती थी कि महिला होनी चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और लोकतांत्रिक परंपराओं की बात होनी चाहिए। तो इनका जो एजेंडा था वो दुनिया से जुदा एजेंडा था। हमारा एजेंडा जो है, हमारे देश का जो आजकल नया एजेंडा स्थापित हुआ है पत्रकारों के लिए, वो ये है कि ताली बजाओ, वाह वाह करो, चीयर लीडर बन जाओ, और कार्यकलापों को, सरकार के कार्यकलापों को उस तरीके से देखो जैसे कि आईपीएल देख रहे हो। अगर कोई छक्का मार दे तो वहां पर डांस शुरू हो जाता है, हो जाता था, अभी पता नहीं होता है कि नहीं, अभी भी होने लगा, अभी शायद थी, हो रहा है, अभी भी हो रहा है, चेयर लीडिंग हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने मिस किया लेटेस्ट आईपीएल, उसमें मैंने देखा नहीं, लेकिन जब भी छक्का लगता था चेयर लीडर्स दे यूज्ड टू बी अ लिटिल they break into a dance, you know, beautiful young women. मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जो प्रेस फ्रीडम पे डिबेट है वो सार्थक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पत्रकारिता में आजकल फिफ्थ कॉलमनिस्ट बहुत है। यह मान लिया गया है कि आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं कर सकते, किसी भी बड़ी ऐसे ओहदे पे नहीं हो सकते जब तक आपको सरकार का समर्थन या संरक्षण प्राप्त नहीं है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक नौकरी छोड़ते हैं और दूसरी मिल जाती है। उनके नाम लिए जा सकते हैं, हमको लेने की जरूरत नहीं है। हम एक सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं। हर किसी का अपना अपना चरित्र होता है, अपना अपनी मॉरल वैल्यूज होती है, वो उसके अनुसार चले। हमको यहाँ पर किसी पे दबाव डालकर और अपनी बात मनवाने के लिए नहीं बैठे हैं मैं और आप अभय जी। लेकिन जो वहां पर हुआ नॉर्वे में वो एमिनेंटली अवॉइडेबल था। और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई और जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी वेस्ट उन्होंने ब्रीफिंग ली, शायद नाम उनका शिबी जॉर्ज है, क्या है, नवी है, शिबी जॉर्ज साहब जो है, उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट टर्न्ड ओवर हिज हेड द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी। कि डिप्लोमेसी में आप बड़ी मीठे भाव से बात करते हैं। जब डिप्लोमेसी में आप जब इतने मीठे भाव से बात करते हैं, और पहले भी हम ये शायद चर्चा कर चुके हैं कि अगर किसी को आप ये भी कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाओ, तो उसको ही शुड स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप। इतने प्यार से बोलो कि जाओ जहन्नुम में जाओ, गो टू हेल। लेकिन वो तो हमारे डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के
salient points बताते हुए ऐसे बात कर रहे थे. He was not telling, he was hectoring the media there. और मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ हमारे फॉरेन सर्विस के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए, ना सिर्फ हमारी पत्रकारिता के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए भी ये अच्छा मैसेज नहीं गया. इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लोकतंत्र कमजोर है, उसमें वो प्रबुद्धता नहीं है कि वो खड़ा होके तन के अपनी सच्ची बात कह सकता है. लेकिन कोई भी लोकतंत्र ऐसा नहीं होता जो सवालों से छुपता है, सवालों से डरता है, सवालों से भागता है और सवालों के जवाब में सवाल करता है. सवालों के जवाब में सवाल नहीं होते. अब विनोद जी, एक मन में जिज्ञासा हो रही है आपके इस जवाब से इससे कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत थी कि मोदी जी वहां पर ऐसा करते. मान लीजिए उन्हें भारतीय पत्रकारों से चिढ़ है, और चिढ़ क्या, वो मानते हैं कि भारतीय पत्रकार तो हमने पूरी तरह कैप्चर कर रखे, इनको तो सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है. जब हम तय करेंगे उसके हिसाब से ये सवाल पूछेंगे. हम जब तय करेंगे, हमें वो पहले सवाल दे देंगे, उसके बाद तब हम तय करेंगे हमें इंटरव्यू देना है कि नहीं देना है. यहाँ तो ये चलता है, नूरा कुश्ती चलती है इंटरव्यू के नाम पर. मोदी ने आज तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं सब इसी तरह के फिक्स इंटरव्यू हैं. तो यहाँ का माहौल तो इस तरीके का है. लेकिन जब वो यूरोप जाते हैं, वेस्ट जाते हैं, जहां पर पत्रकारिता की परंपराएं अलग तरह की हैं, मेरे ख्याल से नॉर्वे के प्रधानमंत्री मिस्टर स्टोर ने जो बात कही है कि इनकी परंपरा अलग है, हमारी परंपरा अलग है. हमारे यहाँ प्रेस आजाद है, इनके यहाँ प्रेस कैप्चर्ड है. यही तो फर्क हुआ कि इस बात को इस तरह से तो नहीं कह सकते इस तरीके से मैं कह रहा हूं. लेकिन जब मोदी जी उस परंपरा में जाते हैं तो मोदी जी को उस परंपरा का सम्मान करना चाहिए. कम से कम वहां के पत्रकारों से तो उनको बात करनी चाहिए. दोस्तों, बात करने में जाता क्या है. मान लीजिए मोदी जी की अंग्रेजी कमजोर है, वो अंग्रेजी में प्रभावपूर्ण अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो वो बाकायदा एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो अपनी भाषा में बोले, उसका अनुवाद लोगों को बता दिया जाता है. देखिए, जब चाइना का राष्ट्रपति प्रेस से नहीं बात करता क्या? हाँ, वो चीनी भाषा में बोलता है. पुतिन प्रेस से नहीं बात करता, रूसी में बोलते हैं. देखिए, बात यह है वो सिस्टम अपनाया जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं अपनाया जा रहा, इसके कुछ कारण हो सकते हैं, उसमें भी चर्चा करेंगे. लेकिन एक जो दूसरा क्षण जो मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा और बड़ा एम्बैरेसिंग था कि जब ओवल ऑफिस में सवाल हुए तो उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया. The question is for him, but I will answer it. वो जवाब देने में झिझक रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री. बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी. बहुत आपने एक ऐसा परिप्रेक्ष्य पेश किया अपने अनुभव के जरिए, और पत्रकारिता में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, और किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि वो एक जवाबदेह प्रधानमंत्री नहीं होंगे. अरे मैं आपको हमारी तो क्या बताया आपको, राजीव गांधी जब चल रहा था ना कि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग की लीज कैंसिल करने वाली है उनकी सरकार, तो वो प्रेस एसोसिएशन की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई प्रधानमंत्री के साथ, और सुभाष कारलेकर जिंदा था. सुभाष वो जो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे. तो हमने पूछा वहां से राजीव गांधी से, मैं कहा आपको पता है कि the lease deed your government wants to cancel with Indian Express was signed by your father as general manager of Indian Express. तो he said क्या बकवास कर रहे हैं. मैं बकवास नहीं कर रहे हैं, प्लीज फाइंड आउट. फिरोज गांधी साहब ने वो लीज डीड कैंसिल साइन की थी इंडियन एक्सप्रेस के बिहाफ पे सरकार के साथ, जिसको आपकी सरकार कैंसिल करना चाहती है. ये सच्चाई है. तो हमारी तो सही समय पे गलत समय पे सही बात कर देना है, सही समय पे गलत बात कर देना, ये तो हमारा दुर्भाग्य है ही, लेकिन चल रहा है, चलता है. बहुत बहुत धन्यवाद विरोध जी. बहुत ही उम्दा वक्तव्य रहा आपका, और मुझे लगता है कि नई परख के दर्शकों को भी इससे काफी रोशनी मिलेगी और पूरा एक परिप्रेक्ष्य मिलेगा. और ये तो मसले, अब व्यक्ति सुनता के मसले पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो हम लोगों ने बातचीत की है, ये नई परख चैनल के इतिहास में दर्ज हो गई है. शुक्रिया, थैंक यू.